विचारों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। भारत माता की भारत माता की वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी बहुउद्देशीय भवन के लोकार्पण के अवसर पर हमारे मध्य उपस्थित इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक हमारे छोटे भाई तेजस्वी गौड़ा जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता सबको मार्गदर्शन किया। ऐसे हमारे पूर्व मंत्री सूर्य सिंह सलमान जी, यहाँ पर हमारे पर्वतीय ज्वेलर्स से श्री गोसाई जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष प्रशांत जी, क्षत्रिय एकता मंच के संस्था के अध्यक्ष मोहन सिंह चौहान जी, क्षत्रिय सभा पौड़ी से श्री जगदीश सिंह बिष्ट जी, श्री सुभाष सिंह रावत जी, रवि देगी जी, राजनीति सिंह रावत जी जो सहारनपुर से हमारे बीच आए हैं। यहाँ पर जो मंच का संचालन कर रहे हैं श्री कुंवर सिंह पुजीर जी, और जिन्होंने हम लोगों का परिचय किया बड़े जोरदार तरीके से हमारे केंसुरा जी, जिन्होंने भूमि दान की जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ऐसे सुरेंद्र सिंह रावत जी, संगठन के सभी पदाधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह नेगी जी, किशन सिंह भंडारी जी और दिगंबर सिंह नेगी जी, सुरेंद्र सिंह असवाल जी, और जिनके पास खजाने की चाबी है श्री धीरेन्द्र सिंह जी, सभी सम्मानित हमारी उपस्थिति और प्रिय मित्रों, मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज यहाँ पर वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी के नाम से इस भवन का नामकरण किया गया। मुझे सौभाग्य मिला जब मैं विधायक बना तो पहली बार मैंने वीर माधव सिंह भंडारी जो लगभग 2.5 घंटे का नाटक था उसको मैंने नेहरू कॉलोनी में किया था। सौभाग्य मिला मंत्री बनते ही कृषक भवन जो हमारे उत्तराखंड का है मुझे बनाने का मौका मिला, और खेती के लिए इससे बड़ा त्याग और बलिदान शायद दुनिया में किसी ने किया होगा। हमने उस भवन का नाम भी वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी के नाम किया। आज से 400 साल पहले न हथियार थे, न कोई डायनामाइट की व्यवस्था थी, न कोई ऐसी मशीनें थी, और ऐसे में पहाड़ काट करके और सिंचाई पुल का निर्माण करना, और आज तक वो पुल काम कर रही। आप कल्पना करिए कोई सर्वेक्षण का ऐसा सिस्टम शायद था या नहीं था, लेकिन अपने पुत्र का बलिदान दे करके और मलेथा की पुल का निर्माण किया। तो हमारा जो मैंने कहा भाई इंजीनियरिंग के लिए हमारे उत्तराखंड में कौन हो सकता है, और अपना जो राज्य का हमारा इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है, जो हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसका नाम भी वीर माधव सिंह भंडारी के नाम से करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यही जिले का मैं प्रभारी मंत्री था, तो एक बार मेरी इच्छा हुई कि उस स्मारक पर मुझे जाना चाहिए। स्मारक पर जब मैं गया तो जो मूर्ति वहां पर लगी हुई थी वो सीमेंट कंक्रीट की थी, और उसमें सरिया गल रहा था, बाहर निकल रहा था। मुझे बड़ा तकलीफ हुई, और फिर वहां पर जो मूर्ति लगी है, मैं प्रभारी मंत्री का टिहरी का और लगाने का भी सौभाग्य मुझे मिला। और मुख्यमंत्री रहते हुए तो हमने बहुत जगह पर मुंबई से टीम बुला करके और तमाम उनके नाटकों का मंचन किया। उसके बहुत अच्छे श्रेष्ठ कलाकार हमारे हैं, बहुत खर्चीला होता है, लेकिन हमने तमाम जगहों पर उन नाटक का मंचन किया। देखिए बोलते हैं कि शास्त्रों से धर्म की रक्षा होती है। शास्त्र हमारे संस्कृति के संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, लेकिन
अगर राष्ट्र की सुरक्षा और शास्त्रों की सुरक्षा है तो उसके लिए शस्त्रों का होना बहुत जरूरी है। अगर शस्त्र नहीं है तो ना हमारा धर्म के शास्त्र हमको बचा पाएंगे, ना हमको कोई और विचार बचा पाएगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी बाहें मजबूत, हमारे कंधे मजबूत हों, हमारे हाथों में एक हाथ में जहां शास्त्र होना चाहिए दूसरे हाथ में शस्त्र होना चाहिए, तभी हम राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। दुनिया में इतना बड़ा देश भारत, कहाँ जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कहाँ ये कदम ऋषि, कंबोडिया, और आज भारत कितना रह गया। हम बोलते रहे कि हम बहुत उदार हैं, हम बहुत सच्चरित्र हैं, लेकिन भाइयों इतिहास में लिखते हैं जो जिंदा होते हैं, इतिहास जिंदा लिखते हैं। और इसलिए किसी भी कौम के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए एक समर्पित ऐसी एक शक्ति चाहिए कि जो हमारी संस्कृति हो, हमारी सभ्यता हो, हमारा धर्म हो, हमारी जाति हो, उसके संरक्षण का जिसके बाजू में दम हो। और इसलिए हमारे यहाँ का गया वीर भोग्या वसुंधरा, वीर लोग वसुंधरा का भोग करते हैं और इसलिए वीरों को सर्वोच्च स्थान दिया गया। किसी ने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, रक्षा के लिए बलिदान दिया गया, उसको पूज्य माना जाता है। आज कहीं पर कोई सैनिक बलिदान होता है, सब लोग अपने आप पैर उधर चल पड़ते हैं। क्यों? इसलिए चल पड़ते हैं कि हमारी रगों में वो खून है, हमारे डीएनए में वो चीज है जो हमको उधर चलने के उद्धत कर देते, उधर चलने को हमको विवश कर देते। कोई सूचना नहीं आती, कोई खबर नहीं आती, हम केवल अखबार में पढ़ लेते, सोशल मीडिया में पढ़ लेते हैं, न्यूज में पढ़ लेते हैं और हम उधर चल देते हैं। ये वीरों की पूजा ये जब तक होती रहेगी ये समाज मजबूत होता रहेगा। इसलिए आपने वीर स्वर्णिम माधव भंडारी जी के नाम से इस भवन का नाम रखा। छोटा भवन है, उनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हमारी भावनाएं बड़ी हैं। आपने उसके लिए ये नामकरण किया, मैं आपको बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो यहाँ पर भी सूर्य सिंह जी ने कहा, सूर्य सिंह जी ने उनको बहुत लंबा अनुभव है, हमसे उम्र में 10 साल बड़े हैं, राजनीति में भी बहुत बड़े हैं और सबकी चिंता करते हैं, सबकी चिंता करते हैं। उन्होंने जो बातें यहाँ पर, सबसे ताकत क्या है और हम क्यों भटक जाते हैं, जो बात कर रहे थे कि कारण क्या है कि जब हमारे सामने अपना उद्देश्य स्पष्ट रहे तो फिर पक्ष तो भटक ही जाएगा। जब टारगेट ही नहीं है अभी तो भटकना तो असंभव ही है, बच ही नहीं सकते। कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, उसके लिए स्पष्ट सोच चाहिए, उसके लिए गोल चाहिए कि हमारे क्यों ये काम कर रहे हैं। अगर वो गोल हमारे सामने नहीं है तो हम उसको अचीव कैसे करेंगे? तो गोल ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो लक्ष्यहीन होगा तो भटक जाएगा। इसलिए टारगेटेड चाहिए। हम आखिर क्यों हम ये संगठन बना रहे, तो ये संरचना हमने कितनी खड़ी की है, उसका मकसद क्या है, ये चीजें जब तक क्लियर नहीं होती तो संगठन में भटकाव आने की पूरी संभावनाएं नहीं बल्कि असंभावी है, अवश्य ही है, वो भटक जाएंगे। और फिर छोटी छोटी चीजों पर उसको उसने मेरा नाम नहीं लिया, उसने उसका नाम जरा जोर से लिया, उसका परिचय जरा जोर से कराया, मेरा परिचय थोड़ा हल्का कराया, मेरे को बैठने को जगह नहीं मिली, उसको खड़ा रखा, हम उसी में भटक जाते हैं। जो मकसद तो रहा दूर, हम छोटी छोटी चीजों में भटकते चले जाते हैं। ये कहानी आती है इतिहास में। एक लड़की थी, राजा की लड़की, और उसने कहा कि मैं अपनी पसंद से वर चुनूंगी, और उसने कहा कि मैं घुड़सवारी करूंगी और घुड़सवारी में जो मुझे जीत लेगा मैं उसके साथ विवाह करूंगी। अब राजा की लड़की थी, अनेक घुड़सवार आ गए, अनेक बड़े बड़े घुड़सवार राज्य से इकट्ठे हो गए, और राजा की जो लड़की थी, जो राजकुमारी थी, वो घोड़े पर बैठी और घोड़े को एक स्टिक दी और घोड़ा पकड़कर चलने लग गया, दौड़ने लग गया, हवा में दौड़ने लग गया और भी दौड़ने लगे। जब थोड़ा आगे निकले तो लड़की बड़ी होशियार,
राजकुमारी बहुत होशियार थी, वो अपने साथ कुछ सोने के सिक्के लेकर गई, उनके रास्ते में डालने शुरू कर दिए। उन्हें डालने शुरू कर दिया तो कुछ तो उसी अरे भाई गिनी मिल रही है, सोने की ईंट मिल रही है, राजकुमारी देख लेंगे फिर भविष्य में मिल जाएगी। कुछ तो ऐसे ही रास्ते में टकते चले गए, कुछ थक गए, कुछ दौड़ नहीं पाए, और अंत में जो एक पहुंच पाया उसको उसने बर के रूप में अपना चुना। चले जाते हैं और उसके कारण असमय मृत्यु हो जाती, समझ में असमय मृत्यु हो जाती है, या अपना लक्ष्य जो लक्षित लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज इसलिए स्पष्ट हमारी जो सोच है वो क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर हम जब उद्देश्यपूर्ण कोई बात होती है, किसी ध्येय के लिए जब हम चलते हैं तो फिर समझौते भी होते हैं। ध्येयवादी जो होगा कभी समझौता नहीं करेगा। अगर ध्येय पर बढ़ना है तो नो समझौता, उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि हम एक निश्चित उद्देश्य को लेकर काम करें। एक बातें मैं कहकर और अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि ये संगठन जो है हमारा, ये कल्याण समिति, ये कल्याण समिति, सही बोल रहा हूँ? ये कल्याण समिति, कल्याण मतलब अंग्रेजी में वेलफेयर बोलते हैं, वेलफेयर स्टेटस हमारा, यानी कि जो कमजोर लोग, तब तो कल्याण समिति या वेलफेयर स्टेट की जो धारणा है वो पूरी होती है। तो कमजोर लोगों को हम कैसे मदद कर सकते हैं? और एक तो व्यक्तियों को मदद करना, समाज के जो लोग हैं उनको मदद करना, और उसके साथ साथ समय की जो डिमांड है पर नजदीक से देखने को मिला। समझ में नहीं आता था कि क्या करना है, कोई औषधि नहीं है, कोई कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा लाइट बंद करो, प्रधानमंत्री का थाली बजाओ, इस ढंग से लोगों को मास्क नहीं थे देश में तो साफा बांधो। अभी ये ऐसी चीजें थी कि ये कैसे हम देशवासियों की 135 करोड़ जिस देश की आबादी हो, हम कैसे संभालेंगे। और यही होता था कि जिस ढंग से उसकी खबर आती थी कि साहब ये तो ऐसा फैलेगा कि एक आदमी जो है 50,000 लोगों को इन्फेक्टेड कर देगा, तमाम तरह की बातें होती थी। और डराना भी नहीं पब्लिक को, हम पब्लिक को नहीं बोले कि भाई ऐसा हो जाएगा कैसे हो जाएगा, कुछ लोग डर के अपना कहाँ चले जाए कुछ पता नहीं। ऐसे समय में जिन लोगों ने काम किया, डॉक्टर चंद्रा बाबू ने यहाँ पर सम्मान किया, क्यों? इन्होंने स्वयं को जोखिम में डाल करके और वो जिम्मेदारी निभाई। एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, एक डॉक्टर को तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो कर्तव्य, इन्होंने उस कर्तव्य का पालन किया। ऐसी आज जिस तरह की समस्याएं हो रही, एक बहुत बड़ी जो आने वाले समय की जो समस्या है आने वाली जनरेशन के लिए, वो है पॉल्यूशन। आज तमाम लोग एलर्जी होगी साहब, अरे क्यों हो रही है भाई? इसका कारण पॉल्यूशन, इसका कारण प्रदूषण। और आपने तो कल पढ़ा हुआ है, एक रिसर्च कल आई है, कल परसों आई है, कि अब हवा से भी कैंसर हो रहा है। आपने कुछ दिन पहले रिसर्च पढ़ी होगी कि तो ये प्लास्टिक है जो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके कण हमारे ब्लड में चलेंगे। और इतनी बड़ी समस्या है, आप कल्पना करो, रात दिन रात खप रहे हैं, पहाड़ छोड़ के जाने कहाँ से यहाँ आए, क्यों आए? हमारे पुरखों ने कितनी मेहनत की होगी, आप कल्पना करो। आज हमारी अगर सड़क नाली टूट गई तो सभासद को फोन करते, कोई नाली टूट गई, यहाँ पर नाली में पड़ी हुई है, इसको उठाने की व्यवस्था करो। करते नहीं करते? बिल्ली मर गई तो साहब नगर निगम से आएंगे उठाने के लिए, बिल्ली मर गई, कुत्ता मर गया उठाने, गाय मर गई, नगर निगम फोन करके था यहाँ गाय मर गई उठाने के लिए। आप कल्पना करो, हमारे लोगों ने पूरे पहाड़ इतनी ऊंचाई से और काट करके अपने खेत बनाए होंगे, आप सोचिए जरा कर, और हमको छोड़ के आए। कितनी मेहनत, सोच सकते हैं क्या? पूरे पहाड़ काट के, दुनिया के वैज्ञानिक फेल हैं कि इन ढालों पे कैसे खेती कर रहे हैं लोग। कितने कुशल हमारे पुरखे रहे होंगे, कितने कुशल कृषक रहे होंगे हमारे पुरखे, जिन्होंने पहाड़ों को काट करके, जहां पर तमाम मिनरल बारिश के कारण बह जाते हैं, खाद टिकती नहीं है, गोबर की खाद डाली, जितनी लग गई बाकी बह के चली गई।
ऐसे में हमारे पुरखों ने इतनी मेहनत करके और इन पहाड़ों का आबाद किया, इन खेतों का आबाद किया। ऐसे थोड़ी देवभूमि कहते, उनकी त्याग तपस्या के कारण उनको देवभूमि कहा जाता है। तो मेरा जो आशय है कि हम क्या इस पॉल्यूशन के नियंत्रण के लिए कुछ योगदान कर सकते हैं क्या? भाई गिलहरी ने भी योगदान किया था माता सीता को ढूंढने के लिए। हनुमान तो पवन सूत्र उड़ के चले गए, लेकिन वो गिलहरी भी छोटा छोटा तिनका डाल रही थी माता सीता को, माता जानकी को, कि माता जानकी का अपहरण हुआ है, माता जानकी को लाना है, वो भी योगदान कर रही थी। ऐसे हर व्यक्ति योगदान कर सकता है, अपने आसपास सफाई रख करके, अपने आसपास वृक्षों का रोपण करके, या कोई खाली जगह पर जाकर के मैं साल में एक दिन पेड़ लगाएंगे, मैं 2 पेड़ लगाऊंगा, 5 पेड़ लगाऊंगा, अपने माता पिता के याद में लगाऊंगा, अपने दादा परदादाओं के लगाऊंगा। जब उसमें फल आएंगे तो मैं देखूंगी मेरे दादाजी मीठे मीठे फल दे रहे, मेरे पिताजी मीठे मीठे फल दे रहे। उनको हम मृत्यु के बाद भी हम उनको जिंदा रख सकते हैं, उन पेड़ों में उनको देख सकते हैं। क्या ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं कि पॉल्यूशन के लिए हम कुछ योगदान करें? और इससे सरल उपाय कोई नहीं है। 76% आज भी हमारे देश में कोयले से बिजली पैदा होती है, और ये प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। हम फालतू बिजली जला रहे हैं, नहीं जलाते क्यों जलाएं? ये भी योगदान है हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। नहीं जलाएंगे फालतू, नहीं एक पंखे की जरूरत 3 पंखे क्यों चलाएं? नहीं बगैर एसी के रह सकते, नहीं चलाएंगे भाई एसी, जब जरूरत पड़ेगी तभी एसी चलाएंगे। ये भी योगदान है, ये भी योगदान है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हम इस तरह का अणुसंकल्प, अणुव्रत हम दे सकते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये करेंगे। दूसरी बात जो हमारी नई जनरेशन नशे की तरफ जा रही है, और नशा इतना खतरनाक है, ये नशा केवल इतना नहीं कि वो उसने 2-4 गाली दे दी, गाली वाली नहीं देने का, लेकिन उसकी बुद्धि खत्म हो जाएगी, विवेक खत्म हो जाएगा। बच्चों को हम अच्छा ये गलत है, ये सही है, तो इतना समझाना है कि बेटा अच्छा क्या है, गलत क्या है, क्या हम ये समझा सकते हैं? क्यों इतना समझा दिया? उसके लगे जब कोई काम करे कि भाई एक बार तो सोचते कि ये सही है कि गलत है। अगर उसके दिमाग में बात आ गई गलत है, अगर वो बच सकता है। ये छोटी छोटी चीजें अगर इन पर हम ध्यान देंगे तो हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिस मनुष्य जाति के लिए हम काम कर रहे हैं, उस काम को हम और बढ़िया तरीके से आगे सॉल्यूशन तक ले जा सकते हैं। अगर छोटी छोटी बातें मैंने आप सबसे कही, आप सब लोग इधर ध्यान देंगे, इसकी मेरा आप सबसे प्रार्थना है। एक बार फिर मैं आप सबसे बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके विचारों से